है दोस्तों, तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ा जाए, क्योंकि इस अधिनियम को पढ़ने से हमारा एक मेजर कंप्लीट हो जाएगा एमपी एडीपीओ का। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और डालते जाऊंगा, और बाद में वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा, एक पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा। और अगर मेरा एक और सुझाव है, अगर आप लोग कमेंट में बताएं कि ऐसा करना उचित रहेगा कि नहीं, कि एक जो छोटा सा जितना मैं वीडियो बनाऊंगा उतने का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लगवाता जाऊंगा, और बाद में उनका भी एक पूरा का पूरा जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और मैं अपने नोट्स से भी पढ़ाने का आपको जो है प्रयास करूंगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से हमारे साथ पढ़िएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर एक बार आपने एविडेंस मेरे साथ पढ़ लिया तो आपको दोबारा एविडेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी टीचर से। बस उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और जो समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं उसको आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा तो पर्सनल नंबर दे के कराऊंगा भैया, और क्या है उद्देश्य का क्या है। तो सबसे पहले इसको अपन थोड़ा फॉर्मेट समझ लें। 167 इसमें जो है धाराएं हैं, जो 3 भागों में डिवाइड हैं, 3 भाग हैं इसके, और 11 अध्याय हैं दोस्तों। तो 11 अध्याय, 3 भाग और 167 धाराएं हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम प्रत्येक धारा को जो है आपको करा देंगे। 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल की इसको स्वीकृति मिली, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति महोदय उस समय हुआ नहीं करते थे, संविधान बना नहीं था, कुछ था नहीं हमारा। और 1 सितंबर 1872 से जो है यह लागू है। इसी दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू हुआ था, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले इसकी उद्देश्य क्या देखेंगे अपन। साक्ष्य की विधि का समेकन, जो एविडेंस का लॉ है, इसका समेकन कंसोलिडेशन करने के लिए परिभाषाएं और संशोधन करना समीचीन है। अतः इतद द्वारा या निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। इसके बारे में एक और बात बता दूं कि सर स्टीफन ने इसको बनाया है, और ऐसा कहा जाता है कि 4 से 5,000 पन्नों का एविडेंस का जो ड्राफ्ट है उन्हें दिया गया था। उन्होंने मात्र 167 धाराओं में इसको सहेजा है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें कवर ना होती है। कोई भी लेजिस्लेशन जब से अभी तक इसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाया है दोस्तों, ये जीरो अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें जो संशोधन हुए हैं वो एक्ट में संशोधन नहीं हुए हैं, नए कानून आने से उसमें चीज़ें जुड़ गई हैं। जैसे आईटी एक्ट आ गया अपना, और ये महिला संबंधी आ गई कुछ चीज़ें, तो उसमें ऐड हो गया है कुछ, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है उसके मूल स्वरूप में। किसी भी धारा में ना कुछ कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है दोस्तों। तो जीरो अमेंडमेंट है, मतलब वही मूलभूत, इसमें परिवर्तन नहीं कर पाया है कोई भी। इतना बढ़िया ये ड्राफ्टेड था। ठीक है, तो भाग 1 पढ़ेंगे तथ्यों की सुसंगति, अध्याय 1 प्रारंभ। भाग 1 चलेगा यहाँ से 55 तक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और यह किसी न्यायालय में आके समक्ष की, जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अधीन संयोजित न्यायालय से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होता है। तो दोस्तों आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन एक्टों को छोड़कर जितने भी बाकी सब सेना न्यायालय हैं जो इन एक्टों के अंतर्गत नहीं बने हैं, उन पर एविडेंस लागू होता है, केवल इन 4 पर नहीं होता है। और मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाई होती है उस पर एविडेंस लागू नहीं होता है। और न्यायालय या किसी अन्य ऑफिसर के समक्ष जो एफिडेविट पेश की जाती है, शपथ पत्र पेश की जाती है, जो है दोस्तों उस पर ये लागू नहीं होता है, बाकी सब पे लागू होता है। ठीक है, तो धारा 2 जो है निरसित है। इसमें धारा 2 में परिभाषाएं नहीं है, 3 में है, निर्वचन खंड है, 1 2 3 4 5 या ABCD में परिभाषा नहीं दी गई हैं। कुछ शब्दों को परिभाषित करने का जो है यहाँ पे प्रयास किया गया है। पहला है न्यायालय। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो न्यायालय के अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, कौन कौन आता है, सभी न्यायाधीश आते हैं और मजिस्ट्रेट आते हैं। सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं इसके अंतर्गत। दोस्तों न्यायालय का अर्थ कभी बिल्डिंग से नहीं लगाना। जब एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य करता है, ठीक है, तब न्यायिक कार्रवाई करता है, तब ये माना जाता है कि वो क्या है, न्यायालय है। ठीक है, व्यक्ति जो न्याय करने के लिए बैठा है, जज, वो न्यायालय कहलाता है, वो बिल्डिंग से उसका कोई मतलब नहीं है। और मध्यस्थों के सिवाय, मध्यस्थ इसमें नहीं आते हैं न्यायालय में। ठीक है, वैध रूप से प्राधिकृत जो है साक्ष्य लेने के लिए सभी व्यक्ति इसमें आते हैं। न्यायालय के अंतर्गत मजिस्ट्रेट आता है,
न्यायाधीश आते हैं और वैध रूप से जो साक्ष्य ले सकते हैं शपथ पर वो सभी व्यक्ति आते हैं, लेकिन मध्यस्थ इसमें नहीं आता है। ये न्यायालय की परिभाषा है। तथ्य, देखो दोस्तों, तथ्य पर ही पूरी वकालत होती है, पूरा न्याय जो होता है तथ्य होता है, क्योंकि धारा तो एक सबके लिए होती है, उस पर कोई क्या बहस करेगा। 302 302 376 376 जो होती है वो सब एक ही होती है, ठीक है। लेकिन जो हर एक्ट का अलग अलग होता है, हर केस का, वो क्या होता है कि फैक्ट अलग अलग होता है, उसी पर जो है पूरी की पूरी वकालत होती है। तो तथ्य क्या होता है, तथ्य को हम जो है देखेंगे। तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ठीक है। तो कोई वस्तु तथ्य के अंतर्गत आती है, वस्तुओं की अवस्था आती है, या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। कोई वस्तु तथ्य है, कोई वस्तुओं की अवस्था, अवस्था जैसे कैसे होती है, जैसे मान लो पानी है, अभी द्रव अवस्था में है, वो जैसे मान लो जम गया, बर्फ बन गया, तो ठोस में आ गया, गैस बन गया। तो वस्तु, वस्तु की अवस्था और वस्तुओं का संबंध एक दूसरे से। संबंध कैसा, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रियों द्वारा बोधगम्य कैसे, जैसे आँखों से देख सकें, ठीक है, कानों से सुन सकें, नाक से सूंघ सकें, अपने हाथ पांव या शरीर किसी भाग से उसको स्पर्श कर सकें, ये इंद्रियों द्वारा बोधगम्य कहलाता है। जिसका बोध कर सके कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, उसको फील कर सकें हम, ठीक है, ये कहलाता है तथ्य। और तथ्य दो प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया भौतिक तथ्य, जिसकी अपन ने 1 नंबर पर बात की। दूसरा है मानसिक तथ्य। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है, वो भी मानसिक फैक्ट होते हैं कि आपका उस समय मारने का आशय था, आपका दुराचार करने का आशय था, आपके हाव भाव कैसे थे, जिसको कोई व्यक्ति अंदाजा लगा सके, वो क्या कहलाता है, मानसिक दशा कहलाती है। और ये मानसिक जो है तथ्य कहलाता है। अब इसके दृष्टांत देख लेते हैं। ए, यह है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है, ठीक है। यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह एक तथ्य है। यही तथ्य होते हैं। यह है कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, कोई शब्द कहा क्योंकि उसने कानों से सुना होगा किसी ने, तो ये भी ये इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो गया और ये तथ्य है। डी, यह है कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशा रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है। देखो, कोई व्यक्ति है, वो क्या आशा रखता है, क्या राय रहता है, उसने सद्भाव पूर्वक कोई काम किया है, कपट पूर्वक छल पूर्वक किया है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में कहा है। शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आइए, आइए, समझ अलग अलग उसमें होता है, समझ गए। आप बहुत गुरु हो, मतलब ये होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, इसको वक्रोक्ति कहते हैं। कभी कभी घुमा घुमा के बेइज्जती की जाती है, ठीक है। या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी निर्दिष्ट मान्यता, यह एक तथ्य है। ये सब चीज़ें काय में आ जाती है, फैक्ट में आ जाती हैं। ई पढ़ लेते हैं। यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है कि वह भैया बहुत नामवर आदमी है, यह एक तथ्य है, ठीक है। अब 2 चीज़ें यहाँ पे मेन हैं। संगत क्या होता है, ठीक है। 2 प्रकार के तथ्य होते हैं दोस्तों। अब एक होता है सुसंगत, इसे कहते हैं रिलेवेंट, और एक होता है विवादक तथ्य, जो फैक्ट इन इशू होता है। विवादक मान विवाद किस चीज़ को लेके है, प्रमाणित क्या चीज़ होनी है, किस चीज़ को साबित किया जाना है। और सुसंगत क्या होते हैं, जो उससे जुड़े हुए होते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। सुसंगत जो होता है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से सुसंगत यानी रिलेवेंट कहा जाएगा। वो कब कहा जाएगा, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसर्ग हो। 2 तथ्य होने चाहिए सुसंगत में, एक तथ्य, एक तथ्य, और ये इससे मिला जुला होना चाहिए। और कब, जो धारा 5 से 55 तक जो सुसंगति के बारे में हमारा अध्याय है पूरा, कि कौन चीज़ रिलेवेंट होगी कौन नहीं होगी, उसमें किसी भी धारा के अंतर्गत वो फैक्ट आ जाता है, ठीक है। और एक दूसरे तथ्य से वो संगत है, ठीक है, ठीक है। तो जो 5 से 55 के बीच में पड़ जाता है विवादक तथ्य से, यानी किसी तथ्य से वो संगत है, तो वो क्या कहला जाएगा, सुसंगत तथ्य माना जाएगा। अब विवादक तथ्य क्या है, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। ये सुसंगत पढ़ा है अभी अपन ने, ठीक है। सुसंगति क्या होती है, रिलेवेंसी क्या होती है, फैक्ट को और क्लियर अपन आगे कर देंगे, ठीक है। तो विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या क्या आता है, कोई भी ऐसा तथ्य जिससे अकेले से ही, इसमें एक तथ्य भी हो सकता है विवादक तथ्य में,
जिससे अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संघर्ष, या तो अकेला ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, माने अन्य तथ्यों के जुड़ने से, रिलेवेंट फैक्ट के जुड़ने से किसी ऐसे अधिकार, क्या क्या करता है ये, किसी ऐसे अधिकार, इससे जो फैक्ट बना है, फैक्ट इशू बना है, विवादक बना है, इससे किसी, क्योंकि दोस्तों याद रखना जो एविडेंस है ये सिविल पे भी लागू होता है, क्रिमिनल पे भी लागू होता है, राजस्व पे ये सब जगह लागू होता है, एक्ट यही है। तो इसको इस तरीके से जो है डिजाइन किया गया है कि हर जगह मतलब जो है फॉलो हो सकता है। तो अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी ऐसे अधिकार, उससे क्या है, कोई अधिकार सर्जित हो, अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, क्या क्या होता है, या तो कोई अधिकार मिलता हो, या कोई दायित्व यानी लाइबिलिटी फिक्स होती हो, या कोई निर्योग्यता कि आप इसके योग्य नहीं हैं, कि जिसका किसी बाद या कार्यवाही है, बाद माने सिविल में और कार्यवाही माने क्रिमिनल में, मैंने कहा था दोनों में लागू होता है, जिसका किसी बाद या कार्यवाही में प्रख्यान किया जाए, प्रख्यान किया जाए मतलब पीड़ित पक्षकार बोले, जो बाद लाया है सिविल में वो बोले, वो करे, कौन सा तथ्य विवादक है, कोई तथ्य लेके आया एक, या तो सिविल में या क्रिमिनल में, उससे क्या होना है, वो क्या साबित कर देगा, अगर उस चीज को साबित होगा तो किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाएगा, दायित्व या निर्योग्यता। ठीक है, प्रख्यान करे या प्रत्याख्यान करे, तो पहले वाला जो केस लेके आया है या जो पिटा है, जिसको मार लगी है वो, या जिसकी जमीन हड़पी गई है वो करेंगे प्रख्यान, और जो दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी वो प्रत्याख्यान करें। तो किसी बाद या कार्यवाही में या तो पार्टी 1 या पार्टी 2 कोई भी बोले, क्या कहे उसके बारे में कि इसका अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। कोई अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के, निर्योग्यता के, यहाँ से पढ़े इस अल्पविराम से, के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती हो, वो विवादक कहलाता है। उसको प्रमाणित करने से क्या होगा, अन्यथा अन्य प्रमाणित करने से क्या होगा, प्रमाणित नहीं होगा, ये मान लिया जाएगा उसका अस्तित्व नहीं है, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उसका विस्तार क्या है, तो इन सब की उत्पत्ति क्या हो, अवश्यमेव होती हो, वो विवादक तथ्य कहलाता है। जैसे उनने कहा कि इनने हमारी जमीन बेईमानी से अपने नाम करा ली, ये मैंने प्रख्यान किया, या किसी बाद में हो गया, ठीक है, और जो मैं वो डॉक्यूमेंट लेके आया जिससे इनने अपने नाम पे कराई है, तो अगर वो साबित हो जाता है तो उसका अस्तित्व है, उससे अधिकार सर्जित हो गया, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो उसका अनिस्तित्व हो गया, ठीक है, और सामने वाले की निर्योग्यता हो गई कि अब आप जो है जमीन पर कब्जे छोड़ें और फलां व्यक्ति को दें। प्रख्यान न्यायिक कार्रवाई में क्या कहा मैंने कहा उसने मुझे 4 लातें मारी आके, इसका मैंने, ठीक है, ये कहा, अब इससे क्या होगा, इसका मेरा अधिकार उत्पन्न हो गया कि मेरा अधिकार है कि मुझे रिलीफ दिया जाए, उपचार दिया जाए, और जैसे ही अगर मैं साबित कर देता हूँ तो उसके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि भैया आपको अब जेल जाना है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं नोट्स से जब पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से। आप तो केवल मन में ये बात बैठा लें कि सिविल या कार्रवाई विवादक तथ्य वो कहलाते हैं जैसे उनमें जिनको प्रमाणित किया जाना है, जैसे क्या फला फला व्यक्ति ने हत्या की, ये विवादक तथ्य है। अगर इसके सामने प्रमाणित लग गया तो ये मान लो कि ये मामला सही पाया गया, अप्रमाणित लग गया तो ये मान लो कि ये गलत पाया गया। स्पष्टीकरण, जब कोई न्यायालय विवाद तत्व को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रबंध विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य है। स्पष्टीकरण, जब कोई न्यायालय विवादक तत्व को, विवादक तथ्य है जो सिविल प्रक्रिया, यहाँ पे सिविल की बात हो रही है, तत्समय प्रबंध विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, अभिलिखित किया विवादक, तो तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना वह विवादक तथ्य है, ठीक है। जिससे जो भी उसने विवादक लिखे हैं जिसके बारे में प्रख्यान या प्रत्याख्यान होना है वो सब क्या है, विवादक हैं। मतलब जिसके संबंध में दावा है और जिसके संबंध में जवाब दावा है वो क्या है, वो ही, जिसका उत्तर दिया जाना है वो ही क्या है, विवादक है। जैसे अब दृष्टांत पढ़ लेते हैं, खा की हत्या का करता है और वो अभियुक्त है, तो इस विचार में विवादक क्या होंगे, यह है कि का ने खा की मृत्यु कारित की, ये विवादक है। अगर यहाँ प्रमाणित लग गया तो ये ठीक है। यह है कि का आशय
खा की मृत्यु का अर्थ करने का था, चलो मृत्यु तो कर दी, अब लेकिन कैसे कर दी, उसका आशा था या नहीं था, गलती से मर गया, गलती से पत्थर गिर गया, क्या हो गया, तो अब इसको प्रमाणित करना। चलो पहले तो मृत्यु, अगर मृत्यु ही नहीं की इसने तो आगे की चीज़ों में कोई चर्चा नहीं होनी है। अगर मृत्यु की तो क्या उसका मारने का आशा था, अब चलो चलो मारने का आशा भी था, उसने मार भी दिया। तीसरा प्रश्न क्या है, यह है कि का को खाद से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था, अब मार क्यों दिया, वह बार बार उधम कर रहा था, बार बार उसको मार रहा था, परेशान कर रहा था, और उसको अचानक गुस्सा आई और उसने मार दिया। ठीक है, अगर यहाँ प्रमाण लग गया तो उसको अपवाद का लाभ मिल जाएगा वहाँ का। ठीक है, जो 300 धारा 300 का अपराध है कि ये फिर मानववध में चला जाएगा, ये कि अचानक प्रकोपन में अगर कोई किसी को मार देता है तो फिर वो हत्या की कोटि में नहीं आता, आपराधिक मानववध की कोटि में आता है। तो ये विवाद रखें, इन चीज़ों पर चर्चा होनी है। सबसे पहले तो क्या मृत्यु हुई इसने, ठीक है, इसने फलाना व्यक्ति ने इसकी मृत्यु की, इससे पहले की स्टेप यह कि मृत्यु हुई। दूसरा है कि इसने मृत्यु कार्य की, और की तो क्या इसका करने का आशा था, और आशा था तो क्या ये गंभीर अचानक प्रकोपन में तो नहीं हुआ था। अब मान लो यहाँ पे प्रमाण लग गया, यहाँ पे प्रमाण लग गया, और यहाँ पे प्रमाण लग गया, तो ये दोषी माना जाएगा, इसको सजा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यह है कि खा की मृत्यु कार्य करने का कार्य करते समय काव्य के कारण उस काल की प्रकृति जानने में समर्थ था, यह भी एक है। अब उसने बचा लिया कि वह पागल था, तो इसको भी पहले इसको भी निर्णित करना पड़ेगा ये पागल था कि नहीं था। ठीक है, ये तो इतनी चीज़ें इसमें क्या हो गई, विवादक हो गई। अब आती है दस्तावेज की परिभाषा। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर, दस्तावेज क्या है, दस्तावेज कोई कागज के टुकड़ा मात्र नहीं होता है। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है, पत्थर पत्थर, कागज, पेन, दीवार, पेंसिल, सब आ जाता है। पदार्थ पर अंकों या चिन्हों या साधन द्वारा, काय के द्वारा, या तो अंकों द्वारा, कोई उसमें डिजिटल लिखा है, डिजिटल लिखे हैं, या चिन्हों, कोई चिन्ह बने, या साधन द्वारा, या उनमें से किसी एक के द्वारा या एक से ज़्यादा के द्वारा, ठीक है, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से प्रयोग किए जाने की आशय हो या उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो कोई किसी भी पदार्थ पर कोई अक्षर लिखा गया है, कोई चिन्ह बनाया गया है, साधन बनाया गया है, ये सब क्या कहलाते हैं, दस्तावेज कहलाते हैं, जिनका आशा किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करना हो। जैसे आप रोड पर जाते हैं, साइन लगा है कि इस तरफ मुड़ जाए, दस्तावेज है, क्योंकि उसका आशा है कुछ कि आपको रास्ता बताए कि भिलौनी के लिए ये रास्ता गई है, ठीक है, फला जगह के लिए रास्ता गई है। ठीक है, आप दृष्टांत पढ़ लेते, लेख है कोई, ये दस्तावेज है। मुद्रित है, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र शब्द क्या है, ये दस्तावेज है। मानचित्र, रेखांक, ये सब दस्तावेज है। धातु पट्ट, शिलापट, उत्तीर्ण लेख, ये क्या है, सब दस्तावेज हैं। और भाषांक जी दस्तावेज हैं। ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, दस्तावेज जो है मानी जाती हैं। अब आती है उपभाषांकन, ये सब क्या है, दस्तावेज हैं। ठीक है, अब आता है साक्ष्य। तो दोस्तों आपसे कोई पूछे कि एविडेंस में साक्ष्य की परिभाषा दी गई है, तो साक्ष्य की कहीं कोई परिभाषा नहीं दी गई है, केवल साक्ष्य के प्रकार बताए गए हैं कि मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। बाकी एविडेंस में परिस्थितिजन्य साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य बहुत सारे दिए गए हैं, उसके जो उप प्रकार हैं, कहना चाहिए अपन को, सब टाइप के हैं, तो उनको अपन अंदर देखेंगे। मुख्य रूप से दो ही हैं, एक है मौखिक और एक है दस्तावेजी। तो सबसे पहले मौखिक साक्ष्य। बेकथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय में, बेकथन, कथन को समझ लेना है आप, कथन क्या है, जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय में, जांचाधीन तथ्यों के विषय में, जांच के अधीन जो तथ्य हैं उनके विषय में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा की जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। कोई कथन हैं जिसकी अब जांच होना है कि हाँ आप आके बोलें, फिर उन पर क्रॉस होगी और उस पर न्यायालय विचार करेगा कि सही है गलत है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो आके उस मामले के संबंध में जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या है, मौखिक साक्ष्य है। मौखिक बोल रहा है कि हमने ऐसा देखा, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, उसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, उसने तो केवल घटना देखी है या ऐसा होते हुए देखा है या सुना है। ठीक है, ये सब क्या है, ये मौखिक कथन कहलाते हैं। बेकथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षी द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। नंबर 2 आती है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी है, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। जो न्यायालय के निरीक्षण के समक्ष जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं वो डॉक्यूमेंटल साक्ष्य, और जो इसको मुँह से बोलने की
जो है अनुज्ञा दी गई है, अपेक्षा की गई है, वो क्या है, मौखिक साक्ष्य। अब 3 चीज़ें आती हैं, अगली 3 चीज़ें आती हैं, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ। ठीक है, अगर साबित लग गया माने प्रमाणित हो गया, ना साबित अप्रमाणित, और साबित नहीं हुआ वो कहलाता है जो या ना तो साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है। इसको एक बार अपन जो है थोड़ा सा पढ़ लेंगे। साबित, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभव समझे कि इस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में से किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो दोस्तों साबित क्या है, जब न्यायालय पूरा विचार कर लेता है, पूरा विचारण कर लेता है, पूरी साक्ष्य को पढ़ लेता है, अवलोकन कर लेता है और यह मान लेता है, यह विश्वास करता है कि यह जो है अस्तित्व है, इस तथ्य का क्या है, अस्तित्व है, तो यह साबित हुआ माना जाता है। या इतना इसका अस्तित्व इतना अधिसंभाव्य है, इतना करीब है, 0.0001 का डाउट है। ठीक है, इतना अधिसंभाव्य है कि कोई प्रज्ञावान यानी बुद्धिमान व्यक्ति इस पर अनुमान पर कार्य कहेगी इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो ये साबित मान लिया जाता है। जब न्यायालय ये समझे कि यहाँ इसका चीज़ का अस्तित्व है तो ये मान लिया जाता है कि ये साबित हो गया, या इतना इसके अस्तित्व इतना अधिसंभाव्य समझे कि इस पर किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इसके अस्तित्व पे काम करना चाहिए। ना साबित में सेम उल्टा है, जब उसको लगता है न्यायालय को पूरा विचार करने के बाद कि इसका अनिस्तित्व है, ये अस्तित्व में नहीं है ये चीज़, या इसका अनिस्तित्व इतना अधिसंभाव है संभाव्य है कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति इस पर काम करे कि ये इसका अनिस्तित्व है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, तब ये मान लिया जाता है कि ये साबित ना साबित है, अप्रमाणित है। ठीक है, अब तीसरी चीज होती है साबित नहीं हुआ। जब कोई चीज़ ना तो पूर्णतः साबित होती है ना साबित होती है, तो बीच की चीज़ साबित नहीं हुआ लिख दिया जाता है उस पर। ठीक है, अब आती है अगला जो निर्वचन है, ये कहना चाहिए इसको, वो क्या है भारत का, तो भारत, अब ये इसको छोड़ दीजिए, संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है इसमें। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है, 3 चीज़ें आती हैं धारा 4 में। धारा 4 में आती हैं 3 चीज़ें। ठीक है, उपधारणा कर सकेगा, ये प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो ये उपधारणा कर सकेगा माने न्यायालय चाहे तो उपधारणा करे और चाहे तो ना करे, करेगा माने करना ही करना है और निश्चयात्मक सबूत, फिर वो खंडनीय नहीं है। तो मैं एक बार इसको समझा, उपधारणा क्या कहलाती है। उपधारणा प्रिज्यूम करके मान के क्या चल रहा है कोर्ट को। जैसे मान लो एक व्यक्ति गया, एक लड़के ने एक लड़की को 2 चांटे मारे, वो गया। ठीक है, तो जब तक सामान्य मामलों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये सब चीज़ें अगर स्पेशल कहीं नहीं लिखा है कुछ एक्ट में, तो क्या है, तो जब तक ऐसा विधि शास्त्र का नियम है कि जब तक उसको दोषी साबित नहीं दिया जाता तब तक कोर्ट ये उपधारणा करके चलेगा कि ये जो क्या है निर्दोष है। ठीक है, ये मान के चलना पड़ेगा हमें कि ये निर्दोष है। अगर हमने पहले से ये उपधारणा बना ली कि ये तो दोषी है, ये तो उसको फिर न्याय नहीं हो पाएगा। सबसे जब तक वो दोषी ना माना जाए, तब तक दोषी साबित ना हो जाए, तब तक उसको क्या मान के चल रहा है, कैसी उपधारणा बनानी है कि ये दोषी नहीं है। लेकिन महिला संबंधी जो अपराध होते हैं, बच्चों संबंधी होते हैं, या कई जो हीनियस ऑफेंस होते हैं, गंभीर अपराध होते हैं, तो कई एक्टों में अभी लिख दिया गया है कि कोर्ट ऐसी उपधारणा करेगा। जहाँ ये लिखा है कि उपधारणा करेगा, वहाँ पे कोर्ट को ये मान के चल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब साबित करने का भार किस पे चला गया, इस पे चला गया, दूसरे व्यक्ति पे। एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, तो जो इसने बोला कि हमें इसने मारा है, अब वहाँ पे साबित उसको करना है। अन्यथा की स्थिति में कोर्ट क्या मानेगा कि नहीं इसने नहीं मारा है, तो उपधारणा क्या, निर्दोषता की उपधारणा हो गई है। अगर ये साबित कर देगा कि हाँ मारा है तो उसको सजा हो जाएगी। लेकिन जैसे मान लो महिला संबंधी कानून है, तो महिलाओं में क्या होता है, कई कानूनों में कि उपधारणा उल्टी होती है। जब तक अभियुक्त ये साबित ना कर दे कि हमने अपराध नहीं किया है, तब तक कोर्ट ये मान के चलेगी कि इसने अपराध किया है। तो कहीं कहीं कोर्ट क्या कहती है कि उपधारणा कर सकेगा। इसको पढ़ लेंगे एक बार। जहां कहीं अधिनियम द्वारा एवं बंधन है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां या तो ऐसे तथ्य की साबित हुआ मान सकेगा, यदि वो जब तक कि ना साबित नहीं किया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। देखो उपधारणा जहाँ कर सकेगा लिखा है, मे प्रिज्यूम लिखा है, वहाँ पे कोर्ट चाहे तो उस चीज़ को क्या कर लेगा, उपधारणा कर लेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अब आप साबित करो कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ है।
या चाहे तो नहीं करे, चाहे तो बोल दे कि नहीं भैया सबूत लेके आओ, हम नहीं मान रहे, आप अपने मामले को साबित करो, अन्यथा हम इसको निर्दोष मानेंगे। ठीक है। उपधारणा करेगा में क्या है कि जब तक दूसरा वाला उसको खंडित नहीं कर देगा अभियुक्त, तब तक ये मान के चलना है। ठीक है, मान के चलना है कि ऐसा नहीं हुआ है या ऐसा हुआ है। जहाँ किसी एक्ट में ये लिख दिया गया है कि ये उपधारणा करेगा कि वो निर्दोष है, तब तक वो निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अभियोजन उसको क्या ना कर दे, साबित ना कर दे। ठीक है। और जहाँ ये लिखा है कि करेगा कि इसने अपराध किया है, तब तक ये मान के चलेगा। तब ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि जब तक वो साबित ना कर दे, दूसरा वाला उसका खंडन ना कर दे कि ऐसा नहीं हुआ, तब तक वो मान के ही चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा करेगा में आपको जो है अंतर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, नोट्स में और अच्छे से समझा दूंगा। निश्चायक सबूत क्या होता है दोस्तों, इस पे ना जाएं आप, अच्छे से एक बार समझ लें आप। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य पर डिपेंड होता है, ठीक है, और इस तथ्य को प्रूफ हो जाता है, तो फिर इस देखो, क्योंकि जो उपधारणा करेगा कर सकेगा, इसकी उपधारणा क्या है, खंडनीय है। इनका खंडन हो सकता है, भले ये करेगा, उपधारणा तो करके चलेगा, लेकिन दूसरे वाले ने साबित कर दिया उसका, तो उसको काटने का उसको मौका दिया जाएगा। ये खंडनीय उपधारणा कहलाती है। ये दोनों उपधारणा कैसी है, खंडनीय है। लेकिन जो निश्चायक सबूत होता है, जैसे मान लो एक धारा 82 क्या कहती है आईपीसी की दोस्तों, कि कोई 7 साल से कम का बच्चा यदि अपराध करता है 7 साल से कम का बच्चा, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, भले वो मर्डर कर दे, आग लगा दे, कहीं कुछ भी कर दे। ठीक है। तो अब जैसे मान लो एक मामला ऐसा आया कि उसने कोई अपराध किया है, तो अपराध पर चर्चा तो बाद में होनी है, पहले ये देखना है कि ये 7 साल का था या नहीं। और जैसे ही अपराध प्रूफ हुआ कि ये 7 साल का हो गया, 7 साल से कम का था, अब सामने वाले व्यक्ति को, जो अभियोजन है, जो कह रहा है हमारे घर में आग लगा दिए, उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा इस चीज़ को कि ये अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये 7 साल से कम का हो गया, अब बात खत्म हो गई। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। निश्चायक सबूत, जहाँ की अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य से साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। एक को साबित हो जाने पर दूसरा साबित अपने आप मान लेगा और उसको खंडन की जो है अनुज्ञा नहीं देगा। ठीक है। इस तरीके से उपधारणा करेगा, कर सकेगा और निश्चायक सबूत आपको समझ में आ गया। उपधारणा कर सकेगा माना कोर्ट चाहे तो करे, नहीं तो सबूत की मांग कर ले, करेगा माना करना ही पड़ेगा। और निश्चायक सबूत एक तथ्य साबित होगा, दूसरा अपना आप साबित मान लिया जाएगा। ये दोनों खंडनीय हैं और ये जो है खंडनीय नहीं है। तो अब थोड़ा सा अपन इसका और अभी तक जो इससे संबंधित था अभी तक का आउटलाइन और देख लें थोड़ी सी। तो इसमें अपन थोड़ा सा देख लें। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, अधिनियम संख्यांक 1872, ठीक है, 15 मार्च 1872 को मनोरंजन की स्वीकृति मिली, 1 सितंबर 1872 प्रवर्तन में आया। ठीक है। इस अधिनियम से पूर्व विधि की कौन कौन सी नियम थे, तो आंग्ल समान विधि के नियम, हिंदू विधि तथा मुस्लिम विधि के नियम, न्याय साम्य और सद्विवेक के नियम, सबको यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक विशेष विधि है। राम नरेश के मामले में कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, एक विशेष विधि है, स्पेशल लॉ है, एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि में क्या अंतर होता है। प्रोसीजरल जो लॉ होता है और सब्सटेंसिव जो लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव, उनमें क्या अंतर होता है, ये प्रक्रिया बताती है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा हो गया तो इतनी सजा पाई जाएगी, जैसे आईपीसी में लिखा है ऐसा ऐसे, तो सीआरपीसी प्रोसेस है। आईपीसी में ये बताया है कि अगर 302 साबित हुआ तो आपको जाना है आजीवन कारावास के लिए। तो ये सीआरपीसी जैसी स्थिति है, इसकी ये प्रक्रियात्मक है, प्रक्रिया बताता है कि प्रक्रिया कैसे चलेगी। यह व्यापक होते हुए संपूर्ण नहीं है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सीआरपीसी वगैरह कई सारे एक्टों की इसको आवश्यकता पड़ती है, सिविल में कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे यह स्थान विशेष की विधि है, अर्थात किसी मामले में साक्ष्य विधि लागू होती है जो उस न्यायालय के क्षेत्र में लागू होती है, ना कि वहाँ हेतु को उत्पन्न होता है। ठीक है। स्थान विशेष की मतलब जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये मतलब उस संबंध में लागू होगा जिस क्षेत्र में जो है, जिस न्यायालय में केस चल रहा है, वहाँ के उस स्टेट के कानून क्या है, उसकी क्षेत्रीय विधि क्या है, उन सबको देखते हुए ये लागू होगा। ठीक है। अधिनियम द्वारा
घोषित साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जा सकता यदि सत्य की अवधारणा के लिए आवश्यक भी हो तो भी इस नियम को शिथिल नहीं किया जाता। श्रीचंद नंदी बनाम आर नंदी के मामले में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो कि इसका मतलब ये है कि अग्राह्य जो साक्ष्य घोषित किया गया है कि ये ग्राह्य नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, उसको ग्राह्य नहीं किया जाएगा, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। ये इस मामले में कहा गया था। बाकी तो मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। शपथ पत्रों पर ये लागू नहीं है, मध्यस्थ को ये लागू नहीं है। ठीक है, आयूब खान बनाम न्यू खान पठान में ऐसा जो है बताया गया था।